और अब शुरू करते हैं हमारी पहली कवर स्टोरी। दिल्ली में प्रदूषण की हवा सिर से ऊपर बहने लगी है। ऐसे में दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है। साथ ही बगैर पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों को आज से फ्यूल नहीं मिलेगा, तो वहीं BS6 वाहनों की ही दिल्ली में एंट्री हो सकेगी। दिल्ली को प्रदूषण के ग्रहण से राहत दिलाने को लेकर ये कदम उठाए गए हैं। फिलहाल सवाल बना हुआ है कि क्या ये उपाय दिल्ली वालों को फौरी राहत देने में मददगार साबित होंगे या इससे भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आप देखिए ये रिपोर्ट, आगे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। प्रदूषण गहरा, बढ़ा पहरा। दिल्ली की हवा हो या गाजियाबाद की, नोएडा की हवा हो या फिर गुरुग्राम की, प्रदूषण के कहर ने यहां की हवा को जहरीला बना दिया है। हालात हेल्थ इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। वहीं रही सही कसर सर्दी में कोहरे और धूल के सूक्ष्म कणों से बने स्मॉग ने पूरी कर दी है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के संकट ने सरकार की नींद उड़ा दी है और प्रदूषण के गहराते संकट से पार पाने के लिए दिल्ली सरकार ने पहरा बढ़ा दिया है। तो वहीं पॉल्यूशन का गहराता संकट संसद में गूंज रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पानी सिर से ऊपर जाने के बाद ही समस्या का हल क्यों ढूंढा जा रहा है। प्रदूषण के गहराते संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार सख्ती वाले नियमों के साथ तैयार है। आज से दिल्ली में बदले हुए कई नियम लागू हो चुके हैं। दिल्ली में पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक, यानी BS6 वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं मिलेगी। तो वहीं 50% कर्मचारियों पर वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू होगा, यानी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी दोनों इस दायरे में आएंगे। तो वहीं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ढुलाई पर पूरी तरह रोक लगी रहेगी। इसके अलावा नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए 126 चेक पॉइंट्स और 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बता दें कि प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कुछ दिनों पहले एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन यानी CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रेड 4 के नियम लागू कर दिए थे। इसमें निर्माण कार्य पर रोक के साथ भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि तमाम पाबंदियों के बीच दिल्ली में कौन कौन से वाहनों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसमें जरूरी सेवाओं के वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, पुलिस, एम्बुलेंस और आपातकालीन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। एक और दिल्ली NCR के लोग दमघोटू हवा से परेशान हैं, तो वहीं बीजेपी पॉल्यूशन के संकट को 27 साल से दिल्ली में उसकी सरकार नहीं होने का नतीजा बता रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 9-10 महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना किसी भी सरकार के लिए असंभव है। लेकिन पॉल्यूशन के इस संकट का परमानेंट समाधान बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की हवा में फैल रहा ये जहर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 खास मेहमान। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स, डॉक्टर निखिल मोदी, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर स्लीप मेडिसिन, इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल, और हमारे साथ डॉक्टर D साहा हैं, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर CPCB। तो बहुत स्वागत करेंगे डॉक्टर MC मिश्रा, डॉक्टर निखिल मोदी और डॉक्टर साहा, आपका बहुत स्वागत करेंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे डॉक्टर साहा कि आखिर ये जो दिल्ली की NCR की समस्या है पॉल्यूशन की, आपके इतने समय में जो भी आपके अनुभव रहे हैं उस अनुभव के हिसाब से बताइए कि क्या वाकई इसका कोई इलाज है या फिर हर साल हम सिर्फ इस पर बात ही करेंगे? हर साल ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहा से ठीक है। हाँ, हर साल ही हमें बात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, दिल्ली NCR बोलिए और इंडो गैंजेटिक प्लेन जो एरिया है, ये सीजनल मैटर है। हर साल ही में बात करना पड़ेगा, हर साल ही हमें काम करना पड़ेगा, हर साल ही रिसर्च करना पड़ेगा। इस पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसको हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ये जो क्षेत्र है ये लैंडलॉक्ड एरिया है। और ये लैंडलॉक्ड एरिया में जिसमें हवा, थोड़ा सा मेरा हिंदी सही नहीं है, माफ करिएगा, विंड स्पीड का इतना कम हो जाता है इस मौसम में, और मिक्सिंग हाइट जो कम जाता है, उसकी वजह से ये सब ज्यादा प्रॉब्लम है। जो कंसंट्रेशन नॉर्मल डेज में अगर 200 AQI होगा, विंटर में वो 400 होगा, क्योंकि मिक्सिंग हाइट कम हो जाता है, क्योंकि डिस्पर्शन नहीं हो पाता है। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, ये एक जियोग्राफिकल बाउंड्री है,
ये एक टोपोग्राफी का कंस्ट्रेन है, ये हमें मानना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है यह कि प्रदूषण रोकने के लिए हम काम नहीं करेंगे, हमें काम करते रहना चाहिए, लगातार काम करते रहना चाहिए, ताकि टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है उसकी हम कम कर सकें। और टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सेफ्टी ऑफ आवर हेल्थ। ओवर द ईयर्स हमने टॉक्सिसिटी कितना कम किया, उसके ऊपर हमें जानकारी रहना चाहिए। प्रॉब्लम सबको होगा, क्योंकि सांस को कोई रोक नहीं सकता है, सांस को चलते रहना है। इस पे हम टॉक्सिसिटी इम्पैक्ट कितना कम कर सकते हैं, ठीक। उसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक बात है डॉक्टर डी साहब, आपने जैसे बताया कि इलाज कोई नहीं है और हर साल हमें इस पर बात करनी ही पड़ेगी। तो जब इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई समाधान ही नहीं है, तो हर साल बात करके हम करेंगे क्या? तो जाहिर तौर पर हम जो आपने कहा कि उपाय करने पड़ेंगे, तो वो क्या उपाय सिर्फ दिखावे के होंगे? नहीं, एमिशन देखिए, एमिशन घटाना हमें पड़ेगा ही। मैंने तो ये नहीं बोला उपाय नहीं है, हमने ये बोला है ये सीजनल एक इशू है, और ये सीजन हर साल विंटर जब आएंगे, हर साल विंटर में इसको हमें फेस करना पड़ेगा। इसका मतलब हमने कभी नहीं बोला है कि एमिशन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन को लागू नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं बोला है। रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी स्टडी होना चाहिए, विंटर में क्या चल पाएगा क्या नहीं चल पाएगा उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। कितना कम पोल्यूशन कम कर सकते हैं विंटर में, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि समर एंड विंटर का जो विंड स्पीड है, दोनों पे बहुत अंतर है। समर एंड विंटर में, विंटर बरसात में तो धुलाई हो जाता है, समर एंड विंटर में मिक्सिंग हाइट में कितना अंतर है वो भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया था कि देखिए, समर में जो पोल्यूशन अगर 100 है, AQI 100 है, वो विंटर में 200 या 300 होंगे, क्योंकि जो मिक्सिंग हाइट 1500 मीटर या 2000 मीटर तक हमें मिलता है समर में, वो अगर घट के 500 हो जाता है तो 4 गुना AQI होना ही होना है। क्योंकि कोई भी लिमिटेड एरिया, गिवन एरिया में जो टोटल एमिशन है वो लगभग थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। ठीक, तो बिल्कुल। उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि हम मौसम को नहीं बदल सकते हैं, विंड स्पीड को बढ़ा नहीं सकते, धूप की जो गतियां है वो नहीं बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। दिन बड़ा नहीं कर सकते, दिन छोटा ही होना है, ठीक। विंटर होना ही है, टेम्परेचर में जाहिर तौर पर होना ही है। हम मौसम पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जैसा कि डॉक्टर तो डी साहा ने इसीलिए कहा। हम ग्राउंड लेवल में जो काम कर सकते हैं वो करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। उसके ऊपर ठीक क्या बात क्या है। रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए वो देखना चाहिए। उनके बिल्कुल, ऊपर मुझे क्या क्या बिल्कुल impact बिल्कुल आ- साहा सर, मुझे वो इस समय भगवत गीता की वो लाइनें याद आ गई कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, सांसों में जहर भरते रहो। बहरहाल डॉक्टर MC मिश्रा आपके पास आएंगे और आपसे मैं समझना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर डी साहा सर ने कहा कि पर्यावरण पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मौसम पे हमारा कंट्रोल नहीं है, भौगोलिक स्थिति दिल्ली की कुछ ऐसी है कि ये हर साल हमें झेलना ही पड़ेगा। तो जब झेलना ही पड़ेगा तो जाहिर तौर पर हमें अपने फेफड़ों को, अपने सांसों को थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हम कैसे सुरक्षित रहें? दीपक जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं डॉक्टर साहा की बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ। हमको दिल्ली का प्रदूषण हमने देखा है। मैं दिल्ली में आया था 1980 में। उस समय की जनसंख्या दिल्ली की, उस समय के वाहनों का संख्या दिल्ली में, और उस समय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत कम थी। आज जो हम कर सकते हैं उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और एक इसको युद्ध स्तर पे अगर हम आज ये सोच लें कि इसको कम करना है तो ये कम होगा। और उसमें हमको एक सीखने वाली उदाहरण, बीजिंग शहर जो चीन का कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ पे लगभग 10 वर्ष पहले यही स्थिति थी और यही ज्योग्राफिक स्थिति भी थी वहाँ की। तो जो उन्होंने उसमें मेजर्स लिए, 2000 तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को रिलोकेट किया, लोगों को इंसेंटिव दिया वाहन न उपयोग में लाने के लिए। उसके अलावा आप देखिए हमारे यहाँ अभी भी ब्रूमिंग होती है, सड़कों के दोनों तरफ आप जाइए तो लोग झाड़ू लगा रहे हैं।
उसको मैकेनाइज हम नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये, इतनी जब वाहन होंगे सड़क पे, तो हर वाहन जब स्पीड में चलता है डस्ट उड़ती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, कोई कूड़े के ढेर में आग लगा रहा है, कोई पराली जला रहा है, तो ये कुल मिला के स्थिति ऐसी बनती है जिसमें पोल्यूशन आप, और फिर जो उन्होंने ज्योग्राफिक और सारी बातें जो डॉक्टर साहा ने बताई वो अगर शामिल हो जाएं तो ये तो हवा का स्तर हम देख रहे हैं पिछले कितने वर्षों से, और हर वर्ष हम ये चर्चा ही कर सकते हैं। लेकिन इसका जो कुछ करने की अगर बात है तो सरकार को, दिल्ली सरकार को वॉर फुटिंग पे इसकी स्ट्रेटेजी आज बनाएंगे, कार्रवाई शुरू करेंगे, तो शायद हमें 10 वर्ष 15 वर्ष में उसका नतीजा देखने में आएगा। आप ये ध्यान रखिए कि 2020 में जब कोविड में लॉकडाउन लगे थे, काम भी बंद था, गाड़ियां सड़क पे नहीं थी, आपको जो नीला आकाश है दिल्ली के ऊपर वो दिखने लगा था, चंडीगढ़ से आपको स्नो पीक्स दिखने लगी थी इसी वेदर में। और तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये वेदर नहीं था सर, लॉकडाउन लगा था मार्च में, और मार्च में स्थिति लगभग खत्म हो जाती है। बहरहाल लौटेंगे सर आपके पास आएंगे। डॉक्टर निखिल, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो स्थिति है, जैसे कि डॉक्टर एमसी मिश्रा सर ने भी बताई कि 1980 के समय में जब वो दिल्ली आए थे तब स्थिति ऐसी इतनी विभत्स नहीं थी, यानी लगभग 4.5 दशक से दिल्ली में है। बीजिंग का जिक्र किया सर ने कि बीजिंग ने 10, 12, 15 साल पहले हम बीजिंग में भी देखते थे, दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर वो हुआ करता था, और बीजिंग ने 10 सालों में अपने आप को ठीक कर लिया। हम 4.5 दशक से साल दर साल हर बार सर्दियों में AQI लेवल की बात करते हैं, हेडलाइन मेंटेन करते हैं, लेकिन हमारे पास निष्कर्ष कोई नहीं है, हमारे पास रिजल्ट कोई नहीं है। हम भौगोलिक स्थिति ठीक है, उसको हम बदल नहीं सकते, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी तक ये नहीं आ पाई है कि हम रोड के आसपास में जो धूल का जिक्र सर ने किया, मिश्रा सर ने, उसको हम साफ कर पाएं, पराली जलाने को हम साफ कर पाएं। हमारे पास सिर्फ बातें हैं कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, फ्यूचर टेंस में हम जी रहे हैं। तो आपसे निखिल सर मैं यही समझना चाहूँगा कि क्या कोई हमारे पास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए कोई तरीका है कि हम इस जहरीली हवा में सांस लेते हुए भी स्वस्थ रह पाएं? जी, तो अगर हम, जैसे कि प्रॉब्लम आप खुद ही बता रहे हैं कि इतने सालों से बात चल रही है, अभी तक इसका हल नहीं मिला है, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि दिल्ली की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे गाड़ियां जो सड़कों पे बहुत कम दिखती थी कुछ साल पहले, वो बढ़ती जा रही हैं, तो ये सारी चीजें ऐड कर रही है पॉल्यूशन को। तो अगर हम इसका हल भी निकालने लगेंगे तो जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि 10 साल कम से कम लगेंगे अगर हम वॉर फुटिंग पे लेके चलते हैं, तो तब तक के लिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, ये बहुत अहम चीज हो जाती है। तो इसमें हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को बचाने के लिए करनी है। सबसे पहले तो आप जो स्टेप्स ले सकते हैं, जो सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि आप बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क लगा के निकलिए। अगर आप देखेंगे कि मास्क जो N95 मास्क की हम बात करते हैं, तो वो उसकी जो रेटिंग है वो उसी का मतलब ये है कि वो 95% तक आपकी एयर को फिल्टर कर सकता है जो आपके अंदर जा रही है। तो अगर आप ये लगा के निकलते हैं तो आप अपने आप की जो AQI की वजह से जितनी जहरीली हवा आपके अंदर जा रही है उसको कितने हद तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जैसे कि विंटर की बात हो रही है, ठंडी हवा की बात हो रही है, तो अर्ली मॉर्निंग और शाम को आप देखेंगे AQI सबसे ज्यादा खराब होता है। दोपहर को जब धूप निकल आती है, एयर थोड़ी सी वार्म होती है, थोड़ी सी विंड स्पीड बढ़ती है, एयर क्लियरेंस बेटर हो जाता है, जैसे डॉक्टर साहा ने भी बोला कि समर और विंटर्स का, तो ऐसे दोपहर के टाइम भी कम होता है। तो अगर आप लोगों को बाहर निकलना है तो उस टाइम पे हम निकले। इसके अलावा जो चीजें हमें करनी है, हमें अपने डाइट में चेंजेस करने हैं। हम अपनी जो हैबिट्स हैं, जो हम हरी सब्जी, फल, फ्रूट, जो जितने भी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए में रिच फूड होते हैं, ये खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट ये हवा का जो हमारे अंदर जहरीली हवा जाती है उसके साइड इफेक्ट से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो सिंपल स्टेप्स हैं, थोड़ी लंग की एक्सरसाइजेज जिसमें हम योगा, थोड़ी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, हाँ ऑब्वियसली अभी बाहर नहीं कर सकते तो घर के अंदर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में करें। हम साथ ही साथ बॉडी को रेस्ट, हम एक चीज भूल जाते हैं, स्लीप। 7 से 8 घंटे की नींद होती है, वो टाइम होता है जब बॉडी हमारी रिकवर कर रही होती है इन सब चीजों से, उसको भी हम अपनी चीजों में ऐड करें
जी। तो इन सब चीजों से हम अपने आप को काफी हद तक बचाव कर सकते हैं कि इस पॉल्यूशन के इम्पैक्ट से। ठीक है डॉक्टर डीसा सर, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि डीडीए है, नगर निगम है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हमको हर साल जब पता है कि सर्दियों के मौसम में, पतझड़ के मौसम में ये स्थिति बनती है, तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? इससे पहले क्या हम प्रयास करते हैं, क्या हम एक्शन लेते हैं कि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर पाएं? नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? अभी देखिए सभी चीजों का सवाल आप ही का, हम लोगों का जो 10 मिनट 5 मिनट का जो भी डिस्कशन है उससे मिल गया ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्स्ट्रा यूज ऑफ व्हीकल। आप देखिए ना 30 लाख 40 लाख अगर व्हीकल पूरा दिल्ली में आते हैं, दिन भर चलते हैं और वापस जाते हैं, उसको लिए कैरिंग कैपेसिटी हम लोगों ने स्टडी किया क्या? नहीं किया। क्या हम लोगों ने आज तक बता पाया कि ओवर दी जो एक्शन प्लान हमने बनाया उसका इम्प्लीमेंटेशन में कितना एमिशन लोड कम हुआ? क्या उससे लोड से हमारा कैरिंग कैपेसिटी कितना दूर है और कितना हमें काम करना चाहिए कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से? कितना व्हीकल रजिस्टर्ड होना चाहिए? क्या स्टडी हुआ है? नहीं हुआ है। रोड कैपेसिटी एस्टिमेशन हुआ है? नहीं हुआ है। बिल्डिंग का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना होना चाहिए? एस्टिमेशन हुआ है? नहीं हुआ है। कचरा जलाना बंद करना क्या हम लोग कर पाया है? नहीं कर पाया है। तो बहुत सारे इश्यूज है। अगर अपना अपना डिपार्टमेंट अपना अपना स्ट्रेटेजी बनाए, अपना पोल्यूशन लोड को एस्टिमेट करे, कैरिंग कैपेसिटी एस्टिमेट करे, उसके हिसाब से रिडक्शन स्ट्रेटेजी बनाए तो कुछ हो सकता है। अभी देखिए एक चीज बीजिंग का बार बार लोग बोलते रहते हैं, बीजिंग ने बहुत मेहनत किया, लेकिन आज की दिन में मैं तो बीजिंग खुद घूम के आया हूं, तो मेरा आपको मालूम है बीजिंग में एक एक्स्ट्रा व्हीकल अलाउ नहीं करते, एक भी नहीं। आप लाखों की 50 लाख व्हीकल दिल्ली में घुसते हैं, एक व्हीकल बीजिंग शहर के अंदर नहीं आ पाते हैं। आपको मालूम है ये लोग बीजिंग का तुलना करते हैं, हम ये कर पाएंगे? आप ये तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? सवाल तो यही है, प्रॉब्लम गिनाना हमारा मकसद नहीं है। प्रॉब्लम तो हम देख ही रहे हैं, हम उस जहरीली हवा में सांस भी ले रहे हैं। जो भी बातें आपने बताई कि हम डस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, और हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, हम गाड़ियों पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, प्रॉब्लम कहां पर है सर? हम तो प्रॉब्लम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हेडक्वार्टर बनाकर रख दिया हर चीज का, तो कैसे होगा? डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, कौन करेगा? करना पड़ेगा। आपको मालूम है बीजिंग में आपको अगर नौकरी दिया जाएगा तो आपको एक फैमिली मेंबर को शहर से बाहर जाना पड़ेगा। क्या हम कर सकते हैं? इतना डिक्टेटरशिप हम चला सकते हैं? अगर चला सकते हैं तो हम भी बीजिंग को शायद कंपेयर कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो तुलना भी नहीं करना चाहिए। मैंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां का स्टडी किया है, वहां का एयर क्वालिटी स्टेशन मैंने पूरा देखा है, वहां का स्ट्रेटेजी देखा है, इम्प्लीमेंटेशन लोग कितना अच्छा करते हैं उनको मालूम है। सिटीजन्स केयर जो है वो भी करते हैं। नहीं, एक बार बीजिंग को किनारे भी कर देते हैं सर। हम एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर। दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हर साल जो है बैन कर दी जाती हैं। क्या इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है? इससे तेज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं है ना। प्रॉब्लम ये होती है सर कि हमने भी इंटरनेशनल मार्केट को देखा है, समझा है। सिंगापुर में भी हमने देखा है कि सर प्लीज सुनिए, तो मैं कहना जो चाह रहा हूं कि हमने भी सिंगापुर में देखा है कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंगों को बाकायदा कवर किया जाता है, जो स्टोन कटिंग है उसके साथ वाटर यूज किया जाता है, गाड़ियां जो चलती हैं उनकी गाड़ियों के पहियों को साफ रखा जाता है, तो धूल कहां से उड़ेगी? हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे शहरों की गाड़ियां देखिए, उनकी स्थिति क्या होती है। उन गाड़ियों को देख के आपको घिन आएगी, इतनी गंदी सड़ी हुई गाड़ियां रोड पर चलती हैं, सड़कों के आसपास कचरा पड़ा होता है। हमारी नगर निगम क्यों इतनी कमजोर है? हमारी अर्बन बॉडीज इतनी कमजोर क्यों है? हमारा सवाल यह है कि समस्या तो हम गिना रहे हैं, लेकिन इसका समाधान करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्यों इतनी एक्टिविटी नहीं कर पाती है? देखिए सब अपना अपना, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफाइंड, सबका मैंडेट्स आर डिफाइंड, सबका बजट इज डिफाइंड, एक्टिविटीज आर डिफाइंड, मैन पावर इज डिफाइंड। If they are not working, we have to ask them to do it. नहीं, बिल्कुल ठीक है साहा सर, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं आपसे बात करते करते हमारी टीम ने देखिए ये विजुअल चलाए हैं, ये विजुअल सिंगापुर के हैं। आप देख सकते हैं कि क्या
क्लैरिटी है वहाँ पर, आप किस तरह से वहाँ पर शहर साफ सुथरा रहता है। ऐसा नहीं है हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम कहाँ से कमज़ोर हैं, हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और उसके बाद हम अपने शहर नहीं साफ कर पा रहे हैं। आपके पास आऊँगा एमसी मिश्रा सर, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि जब इस तरह से दिल्ली में लगातार हर साल पॉल्यूशन बढ़ता है, लोग बीमार होते हैं, सांसों की बीमारियां बढ़ती हैं, तो इसका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना बोझ पड़ता है? बिल्कुल, इस पे देखिए, हमें समस्या भी पता है, उसका समाधान भी पता है, और इसमें इच्छा शक्ति का होना राजनीतिक लेवल पे बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर सरकार नहीं समझेगी तो वो जो करना है, एक 10 साल का प्लान बनाइए और उसको रोज मीटिंग करिए। कौन रोक रहा है उनको? आपको चुना किस लिए गया है? तो ये एक तो ये करना है। लेकिन आप देखिए, स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, आज हम लोग जो ग्रो कर गए हैं, हमारी उम्र हो गई है और लोगों की वयस्क हो गए हैं, आज जो बच्चे दिल्ली में पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जी, उनका सोचिए आगे 20 साल बाद क्या होगा उनके लंग्स में, 30 साल बाद, 40 साल बाद। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में लंग कैंसर का एपिडेमिक होने की संभावना है यदि हम इस प्रदूषण पे कंट्रोल नहीं करते हैं। क्योंकि वो जो इमेच्योर लंग्स हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगे बच्चे। इसीलिए जो आप देखिए, ब्रोंकियल आजमा, एलर्जिक कंडीशंस बढ़ रही हैं दिल्ली एनसीआर में, और कितने कहते हैं कि इतने करीब लगभग इतने लाख लोग पोल्यूशन की वजह से जिनकी मृत्यु हो जाती है। जी, पोल्यूशन एक हर बीमारी के लिए, कैंसर के लिए भी घातक है, हार्ट डिजीज के लिए भी घातक है, ब्रेन का डिजीज के लिए भी घातक है, और कितना इसमें हमारे और दूसरे तत्व जा रहे हैं इस PM 10 के साथ, PM 2.5 के साथ, जो हमारे सर्कुलेशन में जा रहे हैं। बहुत सारी बातें तो हमें पता भी नहीं है कि किस किस तरह से नुकसान हो रहा है लोगों का। बिल्कुल। तो इसमें जरूर अस्पतालों में आजकल विंटर में वैसे भी हार्ट डिजीज वैसे भी बढ़ जाती है और पोल्यूशन की वजह से और ज्यादा हो जाता है। ठीक बात। और आप समझ सकते हैं, जो हम 50 AQI की बात करते हैं, 20 की बात करते हैं, 400 AQI चल रहा है। और तो इसमें फिर मैं वही कहूंगा कि अगर इच्छा शक्ति है सरकार में और उसके तंत्र में, जो आपने कहा कि MCDs अपना काम नहीं कर रहे, ना कूड़ा उठा रहे हैं, ब्रूमिंग चले जा रही है, मैं रोज देखता हूं। क्या मैं रोक सकता हूं? मैं तो नहीं रोक सकता। ठीक बात है। झाड़ू लग रही है, धूल उड़ रही है, उसका भी नुकसान है जो झाड़ू लगा रहा है। जी, बिल्कुल। ये मैंने एम्स में बंद कराई थी ब्रूमिंग, क्योंकि जब मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाता था तो कोई जना झाड़ू लगा रहा है। मैंने कहा, बुला के कहा कि झाड़ू नहीं लगेगी अस्पताल में, वेट मॉपिंग होगी, ठीक से होगी। तो ये शहर में भी करना आवश्यक है। आप सारे फुटपाथ, पेवमेंट, जहां पे भी डस्ट का रिस्क है, बिल्कुल, उसको आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज और बहुत सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। बीजिंग डिक्टेटरशिप की वजह से नहीं ठीक हुआ, एग्जैक्टली। की इच्छा शक्ति थी, ठीक है, वहां पे इंप्लीमेंट करना आसान है। मैं एग्री करता हूं साहा साहब की बात से कि हमारे यहाँ बहुत सारा सहयोग हमारे को अब हम लोगों से नहीं मिलेगा, सरकार को। अगर मान लीजिए ऑड इवन भी आज हम करना चाहें, आधी गाड़ियां तो आप सड़क पे से हटा सकते हैं ना, एक दिन छोड़ एक दिन, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन वो लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा इसको, और लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है इसमें। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी क्या बीजिंग जैसी है, उसको भी वॉर फुटिंग पर और बढ़ाना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक कारों का चलन पुश करना होगा, सरकार को इंसेंटिव देना होगा उसमें लोगों को कि वो इलेक्ट्रिक कार ही लें, पेट्रोल की कार न लें। सो बहुत सारे विकल्प हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीजिंग ठीक है, बहुत सारे विकल्प हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एमसी मिश्रा सर ने जो कई बड़े पॉइंट उठाने की बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने बताई सर कि भविष्य में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं। आने वाले समय में फेफड़ों को लेकर महामारी जैसी स्थिति बन सकती है जिस स्थिति में हम रह रहे हैं। डॉक्टर निखिल, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जिस तरह से सर ने सवाल उठाया, एमसी मिश्रा सर ने, कि बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, या जो फेफड़ों की बीमारी से परेशान हैं, जो सांसों की बीमारी से परेशान हैं, उनको इस अवस्था में ये जो स्थिति है जो हर साल उनको झेलनी है, तो वो अपने आप को कैसे मजबूत करें, कैसे सेफ रहें? देखिए, ये एक सबसे बड़ी चीज जो है कि जो बच्चे और बूढ़े इसलिए कि उनके लंग्स ऑलरेडी कमजोर हो गए हैं। बच्चे जिनके लंग्स अभी डेवलपिंग स्टेज में, अभी तो उनके लंग्स बने भी नहीं है, वो इस उम्र में ही इस पॉल्यूशन को जो एक्सपोज होते हैं उसकी वजह से उनके लंग्स कई
लेवल तक आप पहुंच भी ना पाए शायद, एक पूरे एडल्ट लेवल तक। और उनको वो बीमारियां जो हम कभी 50 या 60 की उम्र में देखते थे, उनको 25-30 साल में देखने को मिलती है। लंग कैंसर जैसे केसेस जो हम कभी 60 साल 65 साल की उम्र से पहले नहीं देखते थे, आजकल 30-30 35-35 साल के लोग हमारे पास आते हैं जिनको लंग कैंसर डायग्नोज होता है। तो ये एक बहुत खराब और वरीसम ट्रेंड है। अब जब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें जो पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक्यूट प्रॉब्लम, जो अचानक से अभी सर्दियों में एकदम से पॉल्यूशन बढ़ता है, तो एकदम से जो एक्यूआई बढ़ने से अमाउंट ऑफ जो ये हार्मफुल गैसेस, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो या पार्टिकुलेट मैटर, इनका लार्ज अमाउंट एक्सपोजर की वजह से जो अक्यूट सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह से अचानक से ओपीडी में पेशेंट का लोड बढ़ जाता है, इमरजेंसी में पेशेंट का आना बढ़ जाता है, तो बिल्कुल। इसमें अस्थमा और अस्थमा लाइक सिम्टम, मतलब सांस की दिक्कतें ज्यादा होती हैं, जिसके लिए अगर आपको पहले से ही कोई अस्थमा जैसी बीमारी है या सांस की कोई भी बीमारी है, तो सबसे पहले तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप बिल्कुल रेगुलर अपनी दवाई लीजिए। मौसम ये जब चेंज हो रहा है, उससे पहले ही अपने डॉक्टर से सलाह लेके अगर दवाई की डोज बढ़ाने की जरूरत है, उसको पहले ही कर लीजिए, ताकि आप एक प्रॉब्लम में, जिसमें आपको एडमिशन की जरूरत हो, इमरजेंसी में अचानक से आने की जरूरत हो, या कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने वाली सिचुएशन हो, तो वो ना हो। इसके अलावा जैसे हमने पहले भी मेजर्स की बात करी थी कि मास्क लगाना और अपनी अच्छी डाइट और ये सब रखना, वो सब तो करना ही है। प्रॉब्लम आती है जो छुपी हुई प्रॉब्लम है, जो धीरे धीरे एक्सपोज होते रहने की वजह से जो सालों बाद अचानक से सामने आती है, जैसे सीओपीडी जैसी बीमारी, जो पहले से जो स्मोक करते थे लोग उनमें हुआ करती थी। लंग कैंसर का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि वो चुपचाप पार्टिकल्स धीरे धीरे लंग्स के थ्रू आपकी खून की नसों में चले जाते हैं। खून की नसें ब्लॉक होने से, खून की नसें आपकी जो है हार्ट की ब्लॉक होने से हार्ट अटैक, ब्रेन में जाने से ब्रेन का स्ट्रोक आना, तो वो आपको पता भी नहीं लगता, और अचानक से कुछ सालों बाद आपको ये चीज होती है, और आप कहते हैं कि हम तो इतना अपने आप को हेल्दी रखते थे, हमारा लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी था। तो जब तक हम पोल्यूशन का एक्सपोजर कम नहीं करेंगे, तो ये क्रॉनिक जो आगे आने वाली अचानक से लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की बीमारियां वो होती रहेंगी। तो प्रोटेक्शन हमें शॉर्ट ड्यूरेशन की टाइम से दवाई लेके भी चाहिए, और लॉन्ग टर्म की अपने आप को एक्सपोजर मिनिमाइज करके भी बचाना है। ठीक बात है। साहा सर, आपसे मैं सवाल यही होगा, जैसे मिश्रा सर ने कहा या निखिल जी ने कहा कि जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही विचित्र है, और ख़ासकर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए। तो सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, किन चीज़ों को, किन मेजर्स को, किन, मतलब हम पॉइंट अगर बनाएं तो किन 5 या 10 बड़ी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, पूरे साल फोकस करना पड़ेगा? तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अगर मैं कह दूं आज आपको इसकी तैयारी करनी हो, आपको अगर दिल्ली साफ करना हो, तो आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? एक नंबर आपको बता दें कि जहां जहां सोर्सेस ऑफ एमिशन है उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक एक स्क्वायर इंच ऑफ लैंड वी हैव टू मॉनिटर, वी हैव टू फाइंड आउट जो वहां से क्या का एमिशन है। बाहर देश के साथ हम लोग बहुत ही तुलना बाहरी देश का करते रहते हैं। अपने देश और दूसरे देश में पूरा सबसे बड़ा अंतर क्या है मालूम है? दे केयर ईच स्क्वायर इंच ऑफ लैंड, और हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट, इंसल्ट करते हैं हमारा लैंड को। तो लैंड यूज पैटर्न को हमें सही करना पड़ेगा, नेचुरल सेटिंग को वापस लाना पड़ेगा। इमिशन जहां जहां सोर्सेस है उसको लोड एस्टिमेट करके, उसका एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करके लोड रिडक्शन की बात करना पड़ेगा। जहां जहां धूल डस्ट सोर्सेस है, हम लोग वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं, वो ना करके हमें सकर इस्तेमाल करके ताकि एनवायरनमेंट को हम वेट ना करें। गीला करने से वो टायर के साथ फिर घूमता रहता है पूरा शहर में, वो डस्ट फैलता रहता है। उसको भी हमें सोचना पड़ेगा कि वाटर स्प्रिंकलिंग करना है कि शक्कर से डस्ट साफ करना है। रोड को जहां जहां सोर्सेस है, वी नो वन ऑफ द मेजर सोर्स इज रोड मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जहां जहां जितना गाइडलाइंस, हमारा 6 गाइडलाइंस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बना हुआ है, जी 100% इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा।
विदाउट एनी एक्सक्यूज, एंड हर सीजन में ही होना चाहिए होना चाहिए हमें। और जो मैं बताना चाहता हूं कि डिफरेंट सीजन में हमारा कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता, बेयरिंग कैपेसिटी कितना है एमिशन में, जी, कितना डाइल्यूशन इज पॉसिबल है, वो लगातार रिसर्च करते जाना है। और साथ में रिसर्च हेल्थ इंपैक्ट क्या क्या हो रहा है इतना, क्योंकि ये जो पोल्यूटेंट्स है ये विदाउट एनी hesitation they are entering our respiratory system. Respiratory system is connected with our circulatory system. Circulatory system से हमारे प्रति एक एक सेल में पहुंच जाता है, एक एक सेल को डैमेज कर सकता है हमारा होना है। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब ने नहीं बताया था, मेरे को लगता है इस पे शुगर का बीमारी और डायबिटीज भी होने के चांसेस है, क्योंकि टेंशन इज द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज। तो ये जो एयर पोल्यूशन है, डिप्रेशन आ जाता है, इस डिप्रेशन से हमें मुक्ति मिलना चाहिए, अच्छा स्लीप होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए और हंसते रहना चाहिए, तभी ये इससे भी कुछ हद तक बच सकते हैं। यानी हजार बात की एक बात यह है कि हमारी इस चर्चा का जो पूरा सार है वो सार यह है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की जो स्थिति है उसमें सरकारें अपने प्रयास कर रही हैं, लेकिन उन प्रयासों का कितना असर हो रहा है वो हमारे आपके सामने है। और ये प्रयास दशकों से हो रहे हैं। कई और देशों में भी पॉल्यूशन की समस्या थी और उन देशों ने कैसे उसको हैंडल किया, कैसे उसको ठीक किया, ये हमने देखा ही। बात जब इच्छा शक्ति की आती है तो सबसे पहले नाम आता है इंदौर का। इंदौर भी कभी गंदा शहर माना जाता था, लेकिन इंदौर के लोगों ने, इंदौर की सरकारों ने जब अपने आप को इच्छा शक्ति मजबूत की तो आज वो शहर साफ है और वहाँ रोज़ जो है टनों धूल सड़कों से हटाई जाती है, जिसका नतीजा ये है कि इंदौर एक साफ शहर है। तो जो इंदौर कर सकता है वो दूसरे शहर क्यों नहीं कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, सरकारों के प्रयास जारी हैं और हम जहरीली हवा में सांस लेने के लिए तैयार हैं। बच्चे, बुजुर्ग सब जिस तरह से सांस ले रहे हैं वो आपके सामने है। हमारे डॉक्टर एमसी मिश्रा ने, डॉक्टर निखिल मोदी ने बहुत सारे उपाय बताए। आपको वो उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारें कब शहर साफ करेंगी, पॉल्यूशन कम करेंगी पता नहीं। आपको अपने फेफड़े मजबूत करने पड़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर एमसी मिश्रा, डॉक्टर निखिल मोदी और डॉक्टर डी साहा। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और ये थी हमारी कवर स्टोरी और वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।